सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे सेकेंड वीक ऑफ नवंबर का करंट अफेयर्स। और ये जो होने वाला है ये होने वाला है 10 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक जो भी कंपाइलेशन है वो एक साथ। तो पहले बैंकिंग न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। तो बैंकिंग में पहला आरबीआई की तरफ से आ रहा है कि आरबीआई ने अमेंड कर दिया गया है जो भी मास्टर डायरेक्शन नॉन यूनियन कस्टमर डायरेक्शन था 2016 का उसको। तो ये जो है इफेक्ट रहेगा फ्रॉम नवंबर 6 2024 से। तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ है कौन कौन सी, जैसे कि बैंक हो गया या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, कि इनको जो है कस्टमर ड्यू डेलीगेशन करना पड़ेगा। अब कस्टमर ड्यू डेलीगेशन क्या होता है ये समझते हैं। कस्टमर ड्यू डेलीगेशन के अंतर्गत जो भी कस्टमर्स होते हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो चेक किया जाता है और उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट रिस्क कैटेगरी में बांटा जाता है। कैसे रिस्क कैटेगरी, मान लीजिए कोई कस्टमर है तो कस्टमर को जो है लो में, मीडियम में और हाई में 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई बिजनेस है तो उसको हाई रिस्क में रखा जाएगा, नया बिजनेस खुला है तो उस केस में। अगर कोई सैलरीड वर्कर है तो उस केस में उसको लो रिस्क में रखा जाएगा। तो ऐसा जो है बैंक जो है अपनी तरफ से डिफरेंट डिफरेंट रिस्क कैटेगरी बना के रखता है और ये बनाता है अंडर द कस्टमर ड्यू डेलीगेशन। वो किया जाता है आफ्टर चेकिंग द बैकग्राउंड। ठीक है। तो इसी के साथ जो ये सीसीडी है ये हेल्प करता है मनी लॉन्ड्रिंग में भी, क्योंकि जो कस्टमर है उसका जो भी लोन कितना लेकर रखा है या भी जो भी अकाउंट में कैसे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो सब वेरीफाई करने के बाद जो भी पर्सन है उसका जो डेटा बनाया जाता है तो वो डेटा जो हेल्प करता है कि उसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है कि नहीं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी हेल्प करता है सीसीटी। तो यहाँ हम ये पढ़ते हैं कि क्या क्या जो अमेंडमेंट किए गए हैं बाय आरबीआई। टोटल जो है 6 अमेंडमेंट किए गए हैं बाय आरबीआई। पहला अमेंडमेंट हम पढ़ते हैं और हम ये पहले पॉइंट से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम सीधे चलेंगे ये 4th पॉइंट में। कि बोला गया कि जो भी नए कस्टमर है उनका जो डेटा है वो फिल करना पड़ेगा सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर। मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो अगर कोई भी पर्सन है और वो बैंक में जाता है और बैंक में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराता है तो उस केस में उसका जो भी केवाईसी है वो CKYCR मतलब कि सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर जो है 7 दिन के अंदर ही जो है अपलोड करना पड़ेगा जो भी केवाईसी है उसको। तो इस केवाईसी को अपलोड करने के साथ ही इस केवाईसी में एक कोड भी मिलेगा, यूनिक कोड, जिसकी वजह से वो जो भी बैंक्स है या तो जो भी एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसी है, वो समझ पाए कि ये कौन से पर्सन का केवाईसी है। तो उस केस में उस पर्सन को जो है एक यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड भी दिया जाएगा, जिससे जो भी पर्सन है वो पहचान में आ पाए और उसको जो है बार बार अगर वो नया अकाउंट खोलने जा रहा हो बैंक में और अगर कुछ डिफरेंट म्यूचुअल फंड खोल रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, तो उस केस में उसको केवाईसी की जरूरत ना पड़े बार बार। ठीक है। तो वही चीज़ रोकने के लिए एक यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाएगा और इसी कोड के ये कोड जो है यूज़ करके वो पर्सन जो है बार बार केवाईसी से बच सकता है और ये कोड यूज़ करके वो सीधा जो भी केवाईसी है उसकी फैसिलिटी ले सकता है। ये तभी ले पाएगा जब जो है ये सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पे उसका जो है केवाईसी अपडेट हो तभी। ठीक है। तो अभी के लिए तो बोला है कि जो नए कस्टमर्स हैं उनके लिए जो है 7 दिन के लिए टाइम रखा गया और जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको लिए भी धीरे धीरे इसके लिए कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो है रिस्क असिस्ट करने के लिए काम करता है, तो फिर ये रिस्क अकाउंट मॉनिटरिंग करने के लिए काम करता है ये सीसीडी। उसके साथ जो जैसे कि आपको पता होगा कि ऐसा नहीं है कि आपने केवाईसी एक बार डाल दिया बैंक में तो उसके बाद आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको 1 साल 2 साल के बाद आपको वापस से बैंक जाना पड़ता है और आपको केवाईसी अपडेट करना पड़ता है। तो इसी के लिए जो है आरबीआई ने क्या किया कि अपडेशन, पहले क्या था कि केवाईसी अपडेशन बोला जाता था, अब इस टर्म को हटा के केवाईसी पीरियोडिक अपडेशन बोला गया है, जिसकी वजह से लोगों को कन्फ्यूज ना हो कि हमें तो एक बार ही अपडेट करना है, कि हमें तो है बार बार पीरियोडिकली हमें अपडेट करते रहना केवाईसी। तो ऐसा कुछ आरबीआई का कहना है। इसके बाद जो यूपा ऑफिसर्स हैं, यूपा ऑफिसर्स कौन होते हैं? यूपा ऑफिसर मतलब एक तरह के नोडल एजेंसीज होते हैं जो ये मास्टर डायरेक्शन को सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं उसको देखते हैं। तो ये जो ऊपा है इसका मतलब हो गया अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, जो उसके अंतर्गत नोडल एजेंसी बनाया जाता है। तो उसमें पहले जो था वो एडिशनल जो सेक्रेटरीज थे वो बनते थे नोडल एजेंसीज, और अब जो है जो जॉइंट सेक्रेटरी होंगे उनको बनाया जाएगा। अब इसका हम थोड़ा रैंक का हायरार्की देखें तो आपको मिलेगा कि पहले तो एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, फिर जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, फिर जनरल सेक्रेटरी होते हैं। तो अब जो है जो भी इनको दारोदार दे दिया गया है वो दिया गया है जॉइंट सेक्रेटरी को। अब जो भी संभालेंगे वो जॉइंट सेक्रेटरी संभालेंगे। ये जो है रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हो रही है कि नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो आ जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में केस आ जाता है। ठीक है। जो सीसीडी है ये मनी लॉन्ड्रिंग को भी रोकने में बहुत ज़्यादा काम करता है, जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक कोई बड़ा पोस्ट जो है इस जो भी रेगुलेशन है इसको फॉलो करे। ठीक है। तो उसी के लिए जो है आरबीआई ने अभी जॉइंट सेक्रेटरी को जो दावेदार दिया कि ये सब देखरानी रखने के लिए। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी भी अपडेट किया गया है।
पहले जो भी ये मास्टर डायरेक्शंस होते थे तो इसमें जो है पहले सेक्शंस में लिखे जाते थे जिसके से लोगों को समझने में मुश्किल होती थी, और अब जो है इसको पैराग्राफ में लिखा जाएगा जिसके से जो नॉर्मल पर्सन है, जो बैंक एम्प्लॉय है, वो भी समझ पाए। ठीक है, तो ये आरबीआई के कुछ 6 अमेंडमेंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो है ये फर्स्ट और फोर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई ने सेट कर दिया इंटरेस्ट रेट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034 तक। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो भी इंटरेस्ट रखा जाएगा इस बॉन्ड में वो रखा जाएगा 7.53% पर एनम, और ये रखा जाएगा अक्टूबर 30 2024 से लेके अप्रैल 29 2025 तक। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड बोला जा रहा है, तो इसमें जो भी ये रेट्स होंगे वो वेरी करते रहेंगे और ये वेरी करेंगे मार्केट कंडीशन पर, और इसको जो है नापने का काम होगा ट्रेजरी बिल ऑक्शन के थ्रू। ट्रेजरी बिल ऑक्शन में जो 182 डेज, जो लास्ट 182 डेज के अंतर्गत जो भी एवरेज ईयर निकला होगा तो उसी के बेस में ये जो इंटरेस्ट रेट होने वाला है। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूज़ था, ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेबी का न्यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेबी ने परमिट कर दिया कि जो भी इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हैं कि वो इन्वेस्ट कर पाएंगे ऑफशोर म्यूचुअल फंड पे, और जो यूनिट ट्रस्ट है उधर भी। अब ओवरसीज जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर तो पाएंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन रखा गया है कि जो भी ओवरसीज फंड है वो इंडियन सिक्योरिटी में अपना जो पैसा लगा रहे होंगे वो 25% ऑफ देयर नेट एसिड, जो भी उनका टोटल जो नेट एसिड रहेगा वो 25% से कम होना पड़ेगा, तभी जो है जो भी इंडियन के म्यूचुअल फंड जो एएमसीज रहती है वो जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे इंडियन के जो ओवरसीज जो म्यूचुअल फंड्स हैं उधर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी रखे गए हैं, जैसे कि बोला गया है कि अगर 25% से ज़्यादा हो गया तो उनको जो है कुछ 6 महीने का टाइम दिया जाएगा एज अ ऑब्जर्वेशन पीरियड, और उसके बाद जो है वो वापस से अप्लाई कर सकते हैं रीबैलेंसिंग के लिए। ठीक है, और मान लीजिए कि 6 महीने के बाद भी वो अगर रीबैलेंसिंग ना कर पाए तो उनका जो नया इन्वेस्टमेंट है वो रोक दिया जाएगा। ठीक है, और सॉरी, ये जो भी ये 6 महीने का पीरियड है इसके अंतर्गत जो भी नए इन्वेस्टमेंट है वो रोक दिया जाएगा, और ये लिमिट तभी रिस्टोर होगी जब ये रीबैलेंसिंग कर लेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि एसबीआई ने राइज कर दिया है 5,000 करोड़, और 5,000 करोड़ राइज किया गया है थ्रू एटी बॉन्ड, एडिशनल टायर 1 बॉन्ड। अब जैसे कि आपको पता होगा कि एटी बॉन्ड क्यों लिया जाता है, एटी बॉन्ड लिया जाता है कि जो भी बैंक है वो अपना जो है कैपिटल बढ़ा पाए और अपना जो भी कैपिटल बेस है उसको बढ़ा पाए, उसके लिए लिया जाता है। तो ये जो है एसबीआई पहला बेसल 3 कंप्लायंस एटी बॉन्ड इशू किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं किया हुआ है, अभी जनवरी के महीने में ही किया था, और अब जो है वापस से फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए अब ये एटी बॉन्ड जो है रिलीज़ किया गया है। इसके अंतर्गत बोला गया है कि कुछ ये 7.89% का जो है रिटर्न देने का काम करेगा। अब आपको जैसे पता होगा कि एटी बॉन्ड में होता गया है, एटी बॉन्ड में जो बैंक है वो जो है प्रिंसिपल नहीं लौटाती बल्कि जो इंटरेस्ट है वो लौटाती है। ठीक है, पिरियोडिकली जो है इंटरेस्ट जिसने बॉन्ड खरीदा होगा उसको लौटाया जाता है। तो इसके लिए कुछ कॉल अप पीरियड भी रखा गया, हम उसके ऊपर कॉल अप ऑप्शन भी रखा गया, उसके ऊपर पढ़ते हैं। तो कॉल अप ऑप्शन के अंदर बोला गया है कि कोई पर्सन अगर कॉल अप ऑप्शन यूज़ करता है तो आफ्टर 10 ईयर वो कॉल अप ऑप्शन यूज़ कर सकता है, और इसके अंतर्गत जो भी 7.5% 7.98% का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है ये कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के अंतर्गत ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है बिटवीन बैंक्स और फिर जो भी पर्सन या तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये बॉन्ड खरीद रहा है उसके बीच में, जिसके अंतर्गत बैंक जो है जो स्पेसिफिक टाइम से 10 साल लिखा है तो 10 साल के बाद जो है एसबीआई कुछ नहीं तो कुछ जो है पेमेंट करेगी, किसको, जो भी पर्सन है या तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि एटी बॉन्ड में क्या होता है कि एटी बॉन्ड में आपको कुछ प्रिंसिपल कुछ ऐसे पीरियड नहीं होता, ठीक है, मेच्योरिटी पीरियड नहीं होती, तो इसमें जो है जब तक बॉन्ड है पर्सन के पास तब तक वो जो है लाभ ले सकता है जो भी पीरियडिकल इंटरेस्ट दे रहा है बैंक उसके ऊपर। ठीक है, तो इसी लाभ के साथ जो है पर्सन अगर चाहे तो 10 साल के बाद उनको कुछ और भी प्रॉफिट हो तो उसके लिए वो कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो कॉल ऑप्शन में होता क्या वो देखते हैं। कॉल ऑप्शन में एक तरह का एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, मतलब बायर मतलब नॉर्मल कस्टमर्स और सेलर मतलब जो बैंक है वो। तो इसके अंतर्गत जो भी पर्सन कॉल ऑप्शन लेगा उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बॉन्ड के साथ कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये जो है 10 साल के बाद उसको एडिशनल जो है बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते तो नेक्स्ट मिलेगा आपको कि एडीबी ने इशू किया है फर्स्ट एवर बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर फोकस बॉन्ड, और इसकी बात करें तो ये कुछ 100 मिलियन वर्थ है
जिसके अंतर्गत जो भी पैसिफिक एशिया पैसिफिक रीजन है उसके अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट्स है उसको कंजर्व करने का काम करेगा ये फंड। तो इसमें देखा जाए तो ये कोलंबिया में एक इवेंट हो रहा था, तो उसी दौरान जो है इसके बारे में अनाउंसमेंट की गई थी। ये इवेंट किया था, ये था कॉप का कन्वेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक इवेंट हो रहा था, इसके इधर ही हुआ था। ठीक है, तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि एडीबी ने कुछ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल फोकस बॉन्ड जो है रिलीज़ किया है, और इसके लिए जो है टोटल 100 बिलियन जो है देने जा रहा है। और क्यों दिया जाएगा कि जो भी एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ पे जो कंजर्वेटिव प्रोजेक्ट है उसके लिए दिया जा रहा है। ठीक है, ये फंड, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है रादर देन बाकी आपको फोकस नहीं करनी है ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है, बिकॉज ये कभी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट लोन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने एडीबी के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं कि वर्ल्ड बैंक के ऊपर। तो वर्ल्ड बैंक जो है केरला का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए कुछ 200 बिलियन यूएस डॉलर देने जा रहा है। तो इसके अंतर्गत जो भी एग्रीकल्चर के जो वुमेंस एग्री बिजनेस रहते हैं उनको ये हेल्प करेगा, जो भी ये केरला का जो केरला का एग्रीकल्चर सेक्टर में सपोर्ट देने का काम करेगा ये फंड। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि एडीबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर जो है 200 मिलियन यूएस डॉलर देंगी, और जिसके अंदर का जो उत्तराखंड है वहाँ पे जो वाटर सप्लाई है वो अच्छा हो पाए। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि पहाड़ वाले इलाके में वाटर की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे वाटर पहुँचाने के लिए जो है फंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो अभी उत्तराखंड ने फंडिंग ली है, ऐसा कुछ फंडिंग जो है थोड़े दिन पहले जो है त्रिपुरा ने भी ली थी, और ऐसी कुछ फंडिंग जो है थोड़े दिन पहले हिमाचल प्रदेश ने भी ली थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये जो भी फंडिंग लेकर रखी थी हम ट्राई करेंगे जो हमारा अल्टीमेट पीडीएफ आता है वो आपको एक साथ ही मिल जाए। बट अभी के लिए ये ऑलरेडी आईपीएस पीओ के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने जाएंगे वहाँ से बाहर हो चुका है, तो अब आपको ये अलग से ही पढ़ना पड़ेगा ये पीडीएफ। और नेक्स्ट जो एसबीआई पीओ आएगा, आईपीएस एसबीआई पीओ या तो एसबीआई क्लर्क आएगा, उसमें हम आपको इसमें अपडेट कर देंगे अल्टीमेट पीडीएफ में। अब इसमें बात करें तो इसमें जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है ये ऑलरेडी 191 मिलियन जो है पैरेलल बेसिस पे दे ही रही है उत्तराखंड को। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड को पहले ही पैसा दे चुकी है, तो ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिया था, और अब जाके एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उत्तराखंड को वाटर सप्लाई अच्छा होने के लिए ये पैसा देने जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट आ रहा है कि स्लाइस जो है एक तरह का स्टार्टअप है, फिनटेक स्टार्टअप है जो कि बेंगलुरु बेस्ड है। तो इन्होंने पार्टनर किया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जो कि गुवाहाटी बेस्ड है। तो दोनों मिलके जो है मर्जर होने वाला है दोनों का, और ये दोनों मिलके जो सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है या क्रेडिट ऑफरिंग है वो करने का काम करेंगे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है हमारे इंडिया में उधर। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपना प्रेजेंस बनाने के लिए जो है स्लाइस इंडिया ने जो है मर्ज किया है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मेरे ख्याल से नेशनल के न्यूज़ हैं सारे, अब नेशनल स्टार्ट हो गया। तो नेशनल पहले अप्रूवल्स में बढ़ते हैं। तो अप्रूवल से मिलेगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है कुछ 10,700 करोड़ का एक डील जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया जा रहा है, और ये एक तरह का सपोर्ट होगा, और ये सपोर्ट दिया जाएगा एज अ वेव्स एंड मीप्स एडवांसेस के थ्रू। ये एक तरह क्या रहेगा, ये सपोर्ट रहता है कि जो भी कैपिटल जो भी कैपिटल लॉस हुए हैं या तो जो भी गवर्नमेंट के जो मिसमैच हुए हैं इन टर्म्स ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट वो कवर करने के लिए। और रिसिप्ट और पेमेंट किसका, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो है पैसा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो पैसे मिलने चाहिए थे बाय द गवर्नमेंट वो नहीं मिले, जिसकी वजह से जो है ये एक तरह का टेम्परेरी लोन दिया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है ये एक तरह का जोलॉजिकल पार्क है जो कि इंडिया का पहला जोलॉजिकल पार्क है जिसको सर्टिफाई किया गया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये अंडरस्कोर करता है कि कैसे जो है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर या इको फ्रेंडली प्रैक्टिस की जाए और कैसे जो है हम जो है कंजर्वेशन की तरफ बढ़ पाए, तो इसी के लिए जो है ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है कि विजन ऑफ खंगरा मॉडल फॉर इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो हिमाचल प्रदेश है एज अ टूरिज्म कैपिटल बन पाए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था, वैसे भी स्टेट के न्यूज़ है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछना मुश्किल है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि दुर्गेश अरण्या जियोलॉजिकल पार्क जो है इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क है जिसको इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से ये सर्टिफिकेट दिया गया है। उसके बाद नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में जो है 17 डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड डिक्लेयर किया गया है, जिसको मिलूरी को एज अ 17 डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड डिक्लेयर किया गया है। अब मिलूरी की बात करें तो एक तरह का ये नागा के ट्राइब्स हैं, तो ये इधर ज़्यादा से ज़्यादा
जो है नागा के ये वाले ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है। ये भी आपको मिलेगा स्टेट का ही न्यूज़, और मोस्टली बैंकिंग में स्टेट के न्यूज़ इतने पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तभी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आप मानोगे तो अगर आपको याद नहीं हो पा रहा, या तो आप उनमें से जो वीक स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ नहीं पाते, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक फेस्टिवल लॉन्च किया है जिसका नाम है सरदार सम्मेलन। अब ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है, तो अगर आपको कहीं ऑप्शन दे दिया जाए कि इसमें किसके लिए जो है ये इवेंट किया गया है, तो आपका मोस्टली कभी आप ये नहीं सोच सकते कि ये जो फेस्टिवल बनाया जाता है ये यादव के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। तो ये यादव के जो कमिटीज़ रहती है, जो यूपी से बिलोंग करती है या जो बिहार से बिलोंग करती है, तो ये जो है ये फेस्टिवल बनाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन जो है ये फेस्टिवल बनाता है, और अब जो है तेलंगाना ने इसको एज अ स्टेट फेस्टिवल भी डिक्लेयर कर दिया है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बफेलो है उसको डेकोरेट किया जाता है, और उसको आपको पता होगा कि साउथ इंडिया में कैसे जो है बफेलोज को जो है डेकोरेट किया जाता है, इवन कैसे जो है उनको सजाया वजाया जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये जो है जो तिवारी वाले कमिटीज़ हैं साउथ इंडिया में, वो भी तिवारी नहीं सॉरी यादव के जो कमिटीज़ है वो करती है, और उनके लिए ही जो है ये एक तरह का फेस्टिवल है, और इसको जो है एज अ स्टेट फेस्टिवल जो है डिक्लेयर किया है बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया जो है चेयर करने जा रहा है एसिड रिकवर इंटेलिजेंसी नेटवर्क, जो एशिया पैसिफिक रीजन में है उसको। तो इस जो भी इवेंट है इसका काम रहता है, ये जो कमेटी है इसका काम रहता है कि कॉम्बैट करना जो भी क्राइम और एसिड रिकवरिंग कैपेसिटी है उसको, ठीक है। तो इसके में काम रहता है। तो इसके अंतर्गत जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकने का काम करता है, या जो वॉयलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज के हो रहे हैं तो उसको रोकने का काम करता है। इसमें देखिए तो इंडिया के जो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट है इसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट है इंडिया की तरफ से ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है मनरेगा की तरफ से न्यूज़ आ रहा है कि एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत बोला गया कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है अंडर द मनरेगा वो कुछ 76.1% बढ़ चुका है इन परसेंट। और पहले अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2007 से लेकर 14 तक कुछ 1660 करोड़ तक था, और अब जो है इसको बढ़ा के जो है कुछ 2923 करोड़ रुपए हो गया है एज पर फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर 25 तक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वैल्यू जो है सीधे सीधे याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो कि जो मनरेगा है उसके लिए जो है कुछ 86,000 करोड़ रुपए दिया था। यहाँ पे कुछ समझाने लायक कुछ है नहीं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा वो समझा के यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि एक तरह वेदांता ग्रुप की कंपनी है जिसका नाम है कुछ कायरन ऑयल एंड गैस, और ये पहली कंपनी बनी है जो कि ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर इन इंडिया को सर्टिफाई किया गया है बाय द UNEP, जो ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 है उसके अंतर्गत। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ये इंडिया का पहला बना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इधर से क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है कि राजस्थान और जो UAE है इन्होंने पार्टनर किया है। इन्होंने पार्टनर करके क्या करने वाले हैं, जो भी रेन्यूएबल सेक्टर है, रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है हमारे राजस्थान में, उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ 3 लाख करोड़ रुपए जो है दी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आपको पता होगा कि राजस्थान जो है हमारा ओनली स्टेट है हमारे इंडिया में जो कि फर्स्ट स्टेट बना है इन टर्म्स ऑफ रेन्यूएबल प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा रेन्यूएबल प्रोडक्शन जो है राजस्थान में ही होता है, और राजस्थान जो है ओनली स्टेट है जिसके पास कुछ नेक्स्ट 10 ईयर का जो है प्लान है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ये आ रहा है लॉन्चेस की तरफ से। जो IDFC फर्स्ट बैंक है इन्होंने लॉन्च किया है रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रैकिंग। तो ये क्या जाएगा स्विफ्ट के थ्रू। स्विफ्ट मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो इसके थ्रू जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है उसको मॉनिटर करने का काम करेंगे IDBI। और ये कौन से ऐप के थ्रू किया जाएगा, ये किया जाएगा पे अब्रॉड फीचर के थ्रू, ठीक है। तो पे अब्रॉड फीचर के थ्रू जो है ये कर पाएंगे। और देखें तो IDBI फर्स्ट बैंक इसके बाद ये इंडिया का पहला लैंडर बन चुका है जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को भी लाइव ट्रैकिंग कर पा रहे हैं बाय यूजिंग देयर ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 2 लॉन्चेस किए गए हैं। एक है सिंपल समागम मेला 2024 का, जो कि अपॉर्चुनिटी देता है जो भी स्किल वर्कर्स हैं या जो भी स्किल आर्टिस्ट हैं वो अपना जो है स्किल दिखाए। और इस मेला के अंतर्गत एक रंग प्रधान जो है प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है जिसके अंतर्गत जो भी आर्टिस्ट हैं
वो अपना जो यूनिफॉर्म मेड जो भी यूनिफॉर्म उन्होंने बनाया होगा वो यूज़ किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो या जो स्टाफ है वो जो है ये जो आर्टिस्ट मेड यूनिफॉर्म है वो यूज़ करेंगे अंडर दिस रंग परिधान प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है ट्रेडिशनल आर्टिस्ट अपलिफ्टमेंट लिवलीहुड प्रोग्राम। ये भी एक तरह का लॉन्चेस है जो कि एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर क्राफ्ट एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए, और ये जो है मोस्टली एम्पावर करता है जो भी SC OBC या तो PWD जो पीपल्स हैं उनको। तो इसके अंतर्गत ये जो ब्रांड है तुलिप ब्रांड, तुलिप ही आई थिंक, तुलिप ब्रांड के अंतर्गत ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो भी आर्टिस्ट है वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं ग्लोबली। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, जो भी आर्टिस्ट है वो अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे अंडर द ब्रांड नेम ऑफ तुलिप। अजीब सही नाम है यार, तुलिप ब्रांड के अंतर्गत कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि रेलवे प्रोडक्शन फोर्स ने जो है लॉन्च किया है डिजिटल मेमोरेबल ऑफ वॉलर, जो भी मतलब एक तरह का ये क्या रहने वाला है, एक तरह का म्यूजियम होगा जिसके अंदर जो भी RPF के जो पर्सनल्स हैं उनको ऑनर किया जाएगा उनके सेक्रीफाइस को। ठीक है, तो ये जो है डिजिटल फॉर्म में रहने वाला है और ये एनेबल करेगा कि जो भी सिटीजन है वो अगर कुछ पे भी करना चाहे, ठीक है, रिस्पेक्टफुली, तो वो जो है पे कर पाएंगे डिजिटल फॉर्म में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है अदिति 3.0। ये इसका फुल फॉर्म देखे तो मिलेगा एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत जो भी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो इनवाइट करता है जो भी स्टार्टअप्स या एंटरप्राइज है उनको कि वो आए और इस जो भी इवेंट है इसके अंतर्गत वो शोकेस करे इंडिया का जो इनोवेशन है उसको। तो इसके अंतर्गत कुछ चैलेंजेस रखे गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, की चैलेंजेस जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंडियन नेवी ने की चैलेंजेस रखा है कि क्रिएट करने के लिए बोला है हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है डेवलप करने के लिए बोला गया जो भी स्टार्टअप्स या जो एंटरप्राइज हैं इनको, जिसके अंतर्गत जो भी इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा एनहेंस हो पाए। उसके बाद नेक्स्ट एक और चैलेंजेस लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसको बोला जा रहा है 13 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, जिसके अंतर्गत भी जो स्टार्टअप्स है वो आएंगे और इसके अंतर्गत कुछ 7 जो है चैलेंजेस दिए गए हैं और इसमें जो भी इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है या इंडियन एयरफोर्स है, सबके सभी कवर्ड है। अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी ने 3 चैलेंजेस दिए हैं, इंडियन नेवी ने 2 दिए हैं और इंडियन एयरफोर्स ने 2 दिए हैं। टोटल जो है 7 चैलेंजेस दिए गए हैं। पर मैं आपको पूछूं कि आपको ये 7 चैलेंज आप याद करके जाओगे और आपको एग्जाम में ध्यान रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो इससे अच्छा आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप इसको छोड़ दो, यहाँ से क्वेश्चन बनना मुश्किल भी है। आपको ज़्यादा से पूछा जाए कितने जो है चैलेंजेस दिए गए हैं और इंडियन आर्मी जो है कितने चैलेंजेस दे रहा है या इंडियन एयरफोर्स जो है कितने चैलेंजेस दे रहा है, यही जो है पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। ये आ रहा है बिग बॉम्ब सॉल्यूशन, बिग बैन बॉम्ब सॉल्यूशन। ये एक तरह का स्टार्टअप है तमिलनाडु का जिन्होंने विग्रा शॉट जो है एक तरह गन बनाया। जैसे आप देख सकते हो एक तरह गन है जो कि ड्रोन को जो है शॉट कर रहा है। ठीक है, ड्रोन को गिराने का कैपेबिलिटी रखता है ये एंटी ड्रोन गन। इस ड्रोन की बात करें तो ये डिटेक्ट कर सकता है कोई भी ड्रोन को अगर वो 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हो, और इसके अंतर्गत एक विजरा सुपर शॉट भी रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नॉर्मल शॉट ले सकता है, इसके अंतर्गत एक सुपर शॉट भी दिया जाएगा जो कि डिटेक्ट और जाम भी कर सकता है जो भी ड्रोन रहेगा उसको। ठीक है, अगर इसकी बात करें इस जो भी गन है इसकी वेट की, तो ये आपको मिलेगा 3.5 kg का, और ये जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत हल्का है और एक नॉर्मल जैसा गन रहता है उसकी तरह है। तो ये पोर्टेबल भी है जिसकी वजह से सोल्जर एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा भी सकते हैं। तो अब इसकी बात करें तो इसको अभी के लिए जो है इंडियन नेवी के लिए अप्लाई नहीं किया गया है, डिप्लॉय नहीं किया गया, ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए डिप्लॉय किया गया है। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक स्टेट गवर्नमेंट का लॉन्चेस है जिसमें आ रहा है कि असम गवर्नमेंट ने फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है लॉन्च किया गया है, और ये किया गया है इंडिया और भूटान बॉर्डर पर, और ये आसाम का एक विलेज है दरंगा विलेज। तो दरंगा विलेज में ये किया गया है जिसके अंतर्गत एंट्री और एग्जिट रहेगा। जो भी इंडिया के पीपल जो भूटान जाना चाहते हैं वो, या भूटान के पीपल जो इंडिया आना चाहते हैं वो बाय लैंड। जैसे कि आपको पता होगा कि जो सिलीगुड़ी के थ्रू जो भूटान, आई थिंक सिलीगुड़ी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आप वेस्ट बंगाल के थ्रू जो है भूटान में भी जा सकते हो बाय रोड, वैसे नेपाल में भी जा सकते हो। वैसे ही कुछ जो है आसाम का पहला इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट बनाया गया है जिसके अंतर्गत जो एंट्री और एग्जिट हो पाएगी वाया लैंड, ये आपको ध्यान देना है। तो ये फैसिलिटी जो है डेवलप किया गया है बाय लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको
ध्यान देना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको ध्यान देना है कि जो डाउनलोड करने वाली अथॉरिटी कौन है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये विलेज का नाम आपको ध्यान देना है कहाँ पे आसाम में है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है स्पेस की तरफ से, जो स्पेस में जो लॉन्चेस किए वो पढ़ते हैं। तो इसमें जो है इसरो ने फर्स्ट मार्स एंड मून मिशन एनालॉग मिशन जो है लॉन्च किया, और ये किया गया है ले में। अब ये क्या हेल्प करेगा, ये मिशन जो है गगनयान का जो हमें अपकमिंग मिशन है उसमें हेल्प करने वाला है। इसके अंतर्गत देखा जाएगा कि जो सिमुलेट करता है कि जो हम लाइफ जो है रह पाएगी कि नहीं गगनयान मिशन में, ठीक है। तो इसको सिमुलेट करने का काम करता है ये मिशन। और इस मिशन की बात करें तो इस मिशन को जो है बनाया गया है स्पेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और आईआईटी मुंबई ने मिलके, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे कि आईआईटी मुंबई के साथ जो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल भी है। बिकॉज जो लद्दाख की जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, इनकी ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, बिकॉज ये एक तरह की ऑटोनोमस काउंसिल है जो कि दी जाती है जो ट्राइब वाले पीपल्स होते हैं उनको, ठीक है। तो आपको पता होगा कि लद्दाख जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो भी मांगते रहते हैं 6 शेड्यूल, तो ये जो है 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। तो ये स्टेटस मिलने की वजह से कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो कोई भी इंस्टीट्यूट्स है, अगर उनको कुछ स्टैब्लिश करना पड़ता है तो इनसे अप्रूवल लेना ज़रूरी पड़ जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि लद्दाख को ही क्यों चॉइस किया गया है, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा शिफ्ट होता है और लो ऑक्सीजन भी रहता है, और बोला जा रहा है कि ये जो है सिमिलर कंडीशन है जैसे मार्स और मून में है, तो जिसकी वजह से जो है लद्दाख को चॉइस किया गया है बाय इसरो। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि नेक्स्ट न्यूज़ स्पेसएक्स की तरफ से आ रहा है कि स्पेसएक्स ने जो है लॉन्च किया है कोरियन सेट 6A सेटेलाइट। जैसे नाम से पता लग रहा है कि कोरियन सेट मतलब कि कोरिया का सेटेलाइट होगा, और नॉर्थ कोरिया का तो होगा नहीं, बिकॉज आपको पता होगी नॉर्थ कोरिया में क्या हालत है। तो ये साउथ कोरिया का ही जो है सेटेलाइट है, एक तरह का कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो कि स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। अब इस सेटेलाइट को जो है डेवलप किया गया है बाई फ्रांस बेस्ड थाइल्स एलिनिया स्पेस एजेंसी। अब थैल्स की बात करें तो थैल्स ने जो है अदानी के साथ पार्टनर किया था फॉर डेवलपिंग क्या जो प्राइवेट डिफेंस कैपेबिलिटी है हमारे इंडिया में उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये जो है फ्रांस बेस्ड जो है थैल्स स्पेस एजेंसी है, इन्होंने बनाया है। और थैल्स एजेंसी की बात करें तो इसमें थैल्स ग्रुप की कुछ परसेंटेज है और बाकी इटालियन क्योंकि कंपनी है उसकी कुछ परसेंटेज है। तो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, मेरे ख्याल से यहाँ से क्वेश्चन फंस भी सकता है। नेक्स्ट आ रहा है कि जापान ने लॉन्च किया है एक लिग्नोसेट जो है वर्ल्ड का पहला वुडन सेटेलाइट है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि स्पेस में जो है वुडन सेटेलाइट भी भेजा जा रहा होगा। अब ये वुडन सेटेलाइट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसको हम समझते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि रॉकेट जब भी ऊपर उड़ता है, ठीक है, स्पेस में जाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ मलबा जो है वो रह जाता है स्पेस में, और वो स्पेस में ही घूमते रहता है इन्फिनिट टाइम तक। तो ये मलबा को रोकने के लिए जो है वुडन सेटेलाइट बनाया जाएगा, जिसकी वजह से जो वुड है वो एटमॉस्फेयर में रहे और वो एटमॉस्फेयर में घूमते घूमते कुछ समय बाद जो है खुद ही खुद डिकम्पोज हो जाए। और इसको जो है लॉन्च किया गया है बाय नासा, और इसको जो है भेजा गया है बाय जो स्पेसएक्स का रॉकेट है ये, ठीक है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, ये नासा लॉन्च कर रहा है और स्पेसएक्स के रॉकेट से ये कैसा कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो नासा का जो एरिया है, मतलब कि जो नासा का जो स्पेस सेंटर होगा वो यूज़ किया जा रहा है, और रॉकेट जो है यूज़ किया जा रहा है जो स्पेसएक्स है उसका। और ये भेज कौन रहा है, ये भेज रहा है जापान का कौन सा लिग्नोसेट रॉकेट। तो ये रॉकेट की बात करें तो ये बहुत छोटा वुडन सेटेलाइट है जिसको अभी पायलट बेसिस पे भेजा जा रहा है, और इसको जो है डेवलप किया गया है या डिज़ाइन किया गया है बाय टोक्यो यूनिवर्सिटी, ठीक है। टोक्यो यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया गया है। तो इसको अभी कुछ 400 किलोमीटर अबव द अर्थ भेजा जाएगा, जिसमें ये जो है 6 मंथ तक जो है रोटेट करते रहेगा। अब ये जो है स्पेशल वुड से बनाया गया है, ऐसा नहीं कि कोई भी वुड से बना दिया और वो 6 महीने तक सस्टेन कर पाए वो वुड। तो ये जो वुड जो है वो बनाया गया है बाय हिनी की वुड के थ्रू, ठीक है। तो ये जो है जापान का एक वुड है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये एक जापान का वुड है, और ये जो है 10 महीने तक जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रह सकता है, इतना ही कैपेबल ये वुड है। अब जैसे मैं आपको पहले बताया कि क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं जो वुडन सेटेलाइट है इसका, कि इसमें जो है मिनिमम पॉल्यूशन होगा, और जो इन्वायरमेंट फुटप्रिंट है वो कम करने के लिए जो है इस सेटेलाइट को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि जापान ने एक हैवी इंडस्ट्री रॉकेट लॉन्च किया है, और ये जो सेटेलाइट है इसका काम रहेगा मिलिट्री कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग करने का, ठीक है। इससे आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है।
बाकी चाइना ने भी एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, पता नहीं चाइना कितना ही सैटेलाइट लॉन्च करते रहता है, लेकिन ये सैटेलाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट है जो चाइना का जो स्पेस स्टेशन है, आपको पता होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि रोटेट करता रहता है अर्थ के आसपास, तो वैसे ही कुछ चाइना का भी स्पेस स्टेशन है जिसमें 3 जो है एस्ट्रोनॉट भेजे जा रहे हैं, और ये भेजे जा रहे हैं जो लॉन्ग मार्स 2F रॉकेट है उसके थ्रू, ठीक है। तो ये चाइना भेजने का काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि रशिया का रॉकेट जो है वो कुछ 55 सैटेलाइट भेजा जा रहा है, उसमें से जो है 2 जो है ईरान का सैटेलाइट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी कि ईरान की 2 सैटेलाइट जो है ये रॉकेट का जो रशिया का जो रॉकेट है इसके अंतर्गत भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये कोई स्पेस के न्यूज़ हो गए। अब बढ़ते गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स हम दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे, और पहले तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कीम क्या है, पहले हम ये देखते हैं। पहला जो स्कीम है वो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और दूसरा जो स्कीम है वो है नमो ड्रोन दीदी। तो ये नमो ड्रोन दीदी के बारे में आपको पता होगा, इसको और थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले जो स्कीम है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, जिसके अंदर आपको पता लग रहा होगा नाम से कि ये एक तरह का फाइनेंशियल असिस्ट देने का काम करेगा जो भी मैरिड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको, ठीक है, कि वो हायर एजुकेशन जो है अचीव कर पाए उसके लिए, ठीक है। तो इसी के लिए जो है ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया है। उसका नेक्स्ट जो है नमो ड्रोन दीदी जो है लॉन्च किया गया है कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेंस है वो जो है एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करें और वो ड्रोन का यूज़ करके जो है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ कर पाए, ठीक है। जैसे आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये जो है वुमेन क्या कर रही है, ड्रोन यूज़ कर रही है, और ये जो है ड्रोन के थ्रू जो है फर्टिलाइज़र दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक इमेज भी दिया हुआ है जिसकी वजह से आपको समझने में हेल्प हो। अब हम इसके डिटेल में पढ़ते क्या है एक एक पॉइंट। तो पहली चीज़ तो देखते कि जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, जिसके लिए जो बजट एलोकेशन रखी गई है वो 3600 करोड़ रुपये रखी गई है फॉर फाइनेंशियल 2025 से लेकर 2031 तक। इसके अंतर्गत बोला गया कुछ 7 लाख नए स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट होगा अंडर दिस स्कीम के अंतर्गत, और ये जो है जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का उसके अलाइंड है। और इसमें कुछ 7.5 लाख का जो है कोलेटरल फ्री जो है लोन प्रोवाइड भी किया जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी फैमिली इनकम किसी स्टूडेंट का जो है 10 लाख से कम हो तो उस केस में उनको जो है 3% का सबवेंशन भी दिया जाएगा, और अगर 4.5 लाख से कम हो तो फुल सबवेंशन दिया जाएगा। ऐसा कुछ कहना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। और ऐसा बोला जा रहा है कि एनुअली जो है कुछ 1 लाख जो है स्टूडेंट को एज सबवेंशन बेनिफिट देगा अंडर दिस स्कीम। अब इस स्कीम के बारे में बात करें तो इस स्कीम के अंतर्गत एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल, जो कि किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। और ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट के। तो ये क्या हेल्प करेगा कि जो भी मैरिड स्टूडेंट्स है कि वो फाइनेंशियल बैरियर उनकी हटे और वो जो है हायर एजुकेशन ले पाए, उसी के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नमो ड्रोन दीदी स्कीम के ऊपर। तो ये स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसके अंदर जो बजट रखी गई है वो 1261 करोड़ रुपये रखी गई है। और इसमें जो सेलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है कुछ 14,500 तो उनको जो है हेल्प करेगा। तो इसके अंतर्गत कुछ 80% तक सब्सिडी दी जाएगी ऑन द कॉस्ट ऑफ ड्रोन, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो वुमेन है वो ड्रोन खरीद पाए, तो उसके लिए कुछ सब्सिडी दी जाएगी बाय द गवर्नमेंट, वो दी जाएगी 80% ऑफ द ड्रोन कॉस्ट, और ये जो दी जाएगी वो 8 लाख रुपये तक दी जाएगी। और जो जो भी ये ड्रोन है, जो भी ड्रोन का जो सबवेंशन है ये देने का काम होगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन का। तो जो भी लोन फैसिलिटी देने का काम होगा इस एजेंसी का ये ध्यान देना है, और ये भी जो है 3% तक सबवेंशन देगा पर एनम। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ड्रोन के लिए भी एक ड्रोन पोर्टल खोला गया है जिसके अंतर्गत जो भी ड्रोन है उसकी सर्विस डिलीवरी मॉनिटरिंग और जो भी डिसबर्समेंट है वो हो पाए, तो उसके लिए एक ड्रोन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ऐसा नहीं है कि जो भी वुमेन्स हैं उनको सीधा का सीधा ड्रोन यूज़ करने दे देंगे, बिकॉज आपको पता होगा कि गांव से वुमेन्स आए हैं और उनको जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के लिए जो है कुछ 15 दिन का ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसके अंतर्गत जो भी ड्रोन कैसे यूज़ करनी है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे जो है फर्टिलाइज़र को यूज़ करना है, कैसे जो है पेस्टिसाइड को यूज़ करना है, वो सबकी जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा कुछ कहना है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो अभी जो है चांसलर ऑफ जर्मनी हमारे इंडिया के विजिट में थे, तो इन्होंने 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया। एक है 7 इंटर गवर्नर कंसल्टेशन और दूसरा है 18 एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस। तो ये 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया, और इन्होंने पार्टिसिपेट करके कुछ स्टेप्स भी लिए, वो हम आगे देखते हैं स्लाइड में। तो इन्होंने
पार्टिसिपेट करने के साथ जो हमारी सिक्योरिटी है, डिफेंस कॉपरेशन है, ट्रेड है, ग्रीन एनर्जी है, इसको सपोर्ट करते हुए कुछ बातें की है, ठीक है। और इसके साथ अगर आप देखोगे तो इंडिया और जर्मनी के बीच में साइंस, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की ये जो है टोटल 50वीं एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। जब ये विजिट में थे तभी एक इंडिया जर्मनी डायलॉग ऑन वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी जैसे कि मेरे को बताया कि जर्मनी के जो चांसलर थे वो विजिट में थे, उसी के साथ जो पीएम ऑफ स्पेन थे वो विजिट में थे। तो पीएम ऑफ स्पेन जो है कुछ 18 साल के बाद हमारे इंडिया में विजिट किया और इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको एक स्टेप तो पहले ही बता दिया है कि टाटा का एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है बनने जा रहा है गुजरात में, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। इसके बाद इन्होंने एक अनाउंसमेंट भी की कि 2026 को एज अ इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसका इनकी जो विजिट थी, इन्होंने जो है फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म इन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड भी जो है सेटअप किया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट है हमारे इंडिया में और जो स्पेन है उसको हेल्प करने के लिए लॉन्च किया गया है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, आप हो, ठीक है, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, मान लीजिए जर्मनी में आपको इन्वेस्ट करना है ऑफशोर फंड के थ्रू, तो आपको मुश्किल आएगी बहुत ज़्यादा फंड जो है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप क्या करोगे, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म यूज़ करोगे, जिसके अंतर्गत जो भी आपका जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो और अच्छा हो पाए। जो स्पेन की कंपनी है वहाँ पे वैसे सेम चीज़ जो है स्पेन की कंपनी को जो है इंडिया में लाभ हो पाए, उसी के लिए जो है फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही जो है एक स्पेनिश कंसल्टेंट भी लॉन्च किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको ये न्यूज़ तो ज़रूर आपने सुनी होगी, और जिन्होंने नहीं सुनी आपको पता होगा कि चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में, जिसमें क्या हो रहा है कि जैसे आपको पता होगी पीओके के बारे में, जो जम्मू वाला रीजन है वहाँ से जो है चाइना प्लान कर रहा है एक रास्ता लेके जाने के लिए जो कि कनेक्ट करेगा यूरोप तक, ठीक है। तो वो रास्ता जो है पीओके के थ्रू जा रहा है, जिसके से इंडिया ने जो भी ये प्लान था उसको एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया है। और अब जो है इसको ब्राज़ील ने भी मना कर दिया है। ब्राज़ील जो है सेकंड कंट्री है ब्रिक्स नेशन का, जो उसने जो है चाइना का जो वर्ल्ड बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वहाँ से बाहर आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। कौन है, ब्राज़ील है। अब ब्रिक्स की बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मेंबर्स है, और बाकी जो मेंबर्स है आपको मिलेगा बाद में जो ज्वाइन हुए हैं वो मिलेगा आपको इजिप्ट, इथोपिया, फिर ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो ये जो है टोटल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के अभी के टाइम पे। और अगर वन रोड इनिशिएटिव की बात करें, इसको न्यू सिल्क रोड भी बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने का काम करेगा बाय लैंड, ठीक है। तो ये चाइना का ये प्लान है, बट चाइना का प्लान 2013 से ही अब तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज कभी पाकिस्तान में जो आतंकवादी है वो कभी इनका ब्रिज फोड़ देते हैं जो इन्होंने रास्ता बनाया है, और कभी जैसे ब्राज़ील ने रोक दिया, इंडिया ने रोक दिया। तो ये सही काम कर रहे हैं, बिकॉज चाइना क्या करता है, कोई भी कंट्री को लोन देता है उसके बाद पूरा का पूरा उससे चूस लेता है। आप श्रीलंका का एग्जांपल ले सकते हो, आप मालदीव का एग्जांपल ले सकते हो, मालदीव के साथ भी वो चीज़ होने वाली है, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ आप वो चीज़ देख सकते हो। तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट रुकना चाहिए और नहीं बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि 7th सीजन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस अभी हो रहा था, कहाँ पे, ये हो रहा था हमारे इंडिया में, जिसमें इंडिया जो है एज अ प्रेसिडेंसी संभाल रही थी। और इंडिया जो है प्रेसिडेंसी संभालेगी 2 साल के लिए, मतलब कि 2024 से लेकर 2026 तक। और जो है वाइस प्रेसिडेंट या तो को प्रेसिडेंट जो रहेंगे वो फ्रांस रहने वाली है, ठीक है। तो इसको जो है इसमें जो है इलेक्ट किया गया है अनीश खाना को। अनीश खाना जो है सक्सीड कर रहे हैं अजय मथुर को, ठीक है। तो इनको जो है एज अ इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर, ठीक है। तो इसमें इसकी जो अनीश खाना जी है, इन्होंने लीड भी किया था जो मिशन 300 है उसको, जिसके अंतर्गत जो भी 300 मिलियन पीपल है अफ्रीका में 2030 तक उनको जो है एनर्जी एक्सेस हो पाए, उसी के लिए जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से इनको एज अ लीड कैरेक्टर जो है चॉइस किया गया बाय द इंडिया। तो जैसे कि आपको पता होगा कि क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एक तरह का सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट है, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं हमारे इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको जो है एनहेंस करने का काम करता है। और जो भी सोलर एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसी के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था बाय इंडिया और फ्रांस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि यूएसए, फ्रांस और अर्मेनिया
जो है इंडिया की टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्टर कस्टमर है। तो ये एक रिपोर्ट आया जिसके अंदर बोला जा रहा है कि यूएसए जो है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है आइटम, वो है सब सिस्टम कंपोनेंट, जो कि टाटा बोइंग एयर स्पेस हैदराबाद में बनाया जाता है। ठीक है, उसका जो फ्रांस है वो सॉफ्टवेयर और जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो इंडिया से इंपोर्ट करता है। और अगर फिनिश्ड वेपन सिस्टम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है अर्मीनिया जो है इंडिया से बाई करता है। जैसे कि पिनाका रॉकेट सिस्टम हो गया, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, उसके बाद आकाश मिसाइल सिस्टम हो गया। तो ये सब जो है फिनिश्ड वेपन सिस्टम जो है अर्मीनिया बाई करता है इंडिया से। और अर्मीनिया जो है लार्जेस्ट बायर है ऑफ फिनिश्ड गुड, जिन्होंने कुछ 720 मिलियन यूएस डॉलर जो है अब तक इन्वेस्ट कर दिया है फॉर 15 आकाश 1S सिस्टम में। नेक्स्ट एमयू में बढ़ते हैं। तो IIM शिलोंग ने पार्टनर किया है सिडबी के साथ। तो सिडबी के साथ पार्टनर करके जो नॉर्थ ईस्ट का जो एंटरप्राइज है उनको बढ़ावा देने का काम करेंगे। कैसे? बाय गिविंग देम ट्रेनिंग एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम। तो ये जो है इंक्लूसिव प्रोग्राम जो है IIM शिलोंग में होगा और ये जो है कंडक्ट किया जाएगा बाय सिडबी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंडियन रेलवे ने पार्टनर किया है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के साथ, जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड है। तो ये जो है टेक्नोलॉजी कॉपरेशन करने का काम करेंगे दोनों कंट्री के बीच में। ठीक है, तो एक तरह का टेक्नोलॉजी कॉपरेशन होने वाला है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया है उज्बेकिस्तान सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के साथ। और ये दोनों पार्टनर करके जो भी इलेक्ट्रोल कॉपरेशन है उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे दोनों कंट्री का बीच में। ठीक है, नेक्स्ट कोलैबोरेशन में बढ़ते हैं। तो RPF ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ और इसके अंतर्गत कोलैबोरेट करके जो है एक रिवाइज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें बोला गया कि जो भी वनरेबल चिल्ड्रन है ऑन रेलवे उनको जो है बचाया जाएगा। वो कैसे बचाया जाएगा? वो बचाया जाएगा कि जो भी चाइल्ड हेल्प डेस्क है वो बनाया जाएगा मेजर स्टेशन पर, और उसके साथ जो है CCTV इंस्टॉल किया जाएगा, फेशियल रिकॉग्निशन इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, और अभी के लिए जो है आसाम, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश यहाँ पे जो है सेटअप किया जाएगा ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, और बाद में जो है बाकी स्टेशन में भी धीरे धीरे जो है लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंसॉल्वी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया है इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ। दोनों मिलकर जो है EBK-रे प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च कर रहे हैं। पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करना है इसको, EBK-रे। तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म होगा जिसके अंतर्गत जो भी एसिड है उसका ऑक्शन कर पाएंगी बैंक्स। तो जो भी PSB है वो अपना जो भी एसिड है वो ऑक्शन कर पाएगी अंडर दिस प्लेटफॉर्म। तो ये जो है लॉन्च किया गया बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन मिलकर। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो ये पोर्टल के बारे में मैंने बहुत आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि ये तरह का सेंट्रलाइज पोर्टल है जिसके अंतर्गत जो भी एसिड है वो बेच पाएंगे, और इसमें फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या तो जोग्राफिकल कंडीशन ये सब कुछ रहेगा उस एसिड का। ठीक है, तो ये PSB के लिए ही बनाया गया, स्पेशली आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के ऊपर बढ़ते हैं। अब अपॉइंटमेंट तो बड़ी हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए कुछ ट्रिक भी बतानी पड़ेगी आपको याद रखने के लिए, तो मैं ट्राई करूँगा कि बीच बीच में आपको ट्रिक बताते रहूँ। तो अमिताभ चौधरी को एज ए रीअपॉइंट किया गया एज ए MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक फॉर 3 ईयर। अमिताभ चौधरी, अमिताभ से क्या रख सकते हो? अमिताभ बच्चन तो ऐड नहीं करते एक्सिस बैंक के। ठीक है, देखते हैं बाद में क्या हो, कुछ बन सकता है कि नहीं। प्रवन चावड़ा जो है CEO है JP मॉर्गन चेस बैंक इंडिया, और इनको जो है 3 साल के लिए बनाया गया है। उसका दीपक अग्रवाल जो है IAS ऑफिसर है उत्तर प्रदेश कैडेट के, इनको जो है MD बनाया गया है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, तो देखिए मार्केटिंग करने के लिए क्या होना चाहिए? दीपक होना चाहिए। दीपक होगा तभी आप मार्केटिंग कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग में क्या होता है, आपको रीच बढ़ानी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ता है। तो आप अगर दीपक को ले जाओगे तो दीपक क्या करेगा? दीप बढ़ाएगा। ठीक है, दीप जलाएगा। मान लीजिए ऐसा याद रखते हैं, दीप जलाएगा, तो दीप जलाएगा तो रोशनी आएगी, रोशनी आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी जब रोशनी आएगी। ठीक है, तो दीपक से आपको ऐसे कुछ बना लेना है, ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि विपिन कुमार जो है इनको जो है चेयरमैन बनाया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का।
अब विपिन कुमार से क्या बन सकता है? विपिन कुमार ने जो है रिप्लेस किया गया है अभी सुरेश जी एज ए इंटरप्रेटेड सीईओ थे, बिकॉज इससे पहले जो थे वो संजीव कुमार जी थे, तो इनको जो है डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया गया है, जिसकी वजह से इन्होंने जो है इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है जो भी सीट था वो छोड़ दिया था। तो अब विपिन कुमार से कैसे याद रखें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, सोचते हैं थोड़ा। विपिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वीआईपी। देखिए वीआईपी लोग कहाँ पे जाते हैं? जैसे कि आप है या हम हैं, हम मोस्टली एयरपोर्ट में नहीं जाते, हम एयरपोर्ट में ट्रैवल नहीं करते होंगे, ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, हम एयरपोर्ट में ट्रैवल नहीं करते हैं, हम मोस्टली ट्रेन यूज़ करते हैं। लेकिन वीआईपी लोग कहाँ जाते हैं? वीआईपी लोग यूज़ करते हैं क्या? एयरपोर्ट यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कि वीआईपी से जो चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है? वीआईपी है, मतलब विपिन कुमार जी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सरस्वत शर्मा। क्या बोल रहा हूँ यार, सरफत शर्मा जो है वो एमडी एंड सीईओ है भारतीय एयरटेल के। ठीक है, तो ऐसे कि आपको पता होगा कि एयरटेल जो है बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है जियो से। ठीक है, जियो से कस्टमर जो है एयरटेल के कम होते जा रहे हैं जब से जियो लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से एयरटेल जो है शर्मा गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है सरफत शर्मा जो है शर्मा गए हैं आफ्टर ज्वाइनिंग एयरटेल के एमडी एंड सीईओ की पोस्ट। उसके बाद एसएससी के जो है नए जो है चेयरपर्सन बनाया गया है गोपाला कृष्णन को। तो ये जो है अभी पहले थे राकेश रंजन जी, तो इनको जो है रिप्लेस किया है गोपाल कृष्णन जी। तो ये एक तरह के आईएएस ऑफिसर है जो कि एसएससी के जो है अभी चेयरपर्सन बने हैं। तो ये चेयरपर्सन क्यों बनाया गया है? बिकॉज आपको पता होगा गोपाल कृष्ण भगवान का काम था कि डायरेक्शन दिखाना। तो ये गोपाल कृष्ण जी का भी काम होगा कि एसएससी को डायरेक्शन दिखाए कि एसएससी जो है सही से काम करे और सही टाइम पे जो है रिजल्ट लाए। तो ये चीज़ जो है इनको जो है अपॉइंट किया गया है, और इनको अपॉइंट किसने किया है? ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने जो है इनको अपॉइंट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको अभी रिसेंटली आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ जी को जो है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था। 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था, और अब इनको हटा के जो है 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनने जा रहे हैं वो संजीव खाना जी बन रहे हैं। ठीक है, तो संजीव खाना जी को जो है ओथ लेने के लिए बुलाया भी था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं वो ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जो है ओथ लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। और बाकी जितने भी पीएम होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब के सब जो है जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं वो जो है प्रेसिडेंट के पास जो है ओथ लेते हैं। और जो सीएम होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते हैं, वो जो है गवर्नर के पास जाके ओथ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, जैसे कि आर्टिकल 370 हटाया था, तब इनका जो है बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद जो ईवीएम है था, ईवीएम मशीन के ऊपर जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम है, आपको पता होगा कैसे स्कैम चल रहा था, जो एसबीआई जो है स्कैम कर रही थी गवर्नमेंट की हेल्प करते हुए, तो उसके लिए उसके लिए भी जो है इनका बहुत बड़ा योगदान था इस लैंडमार्क जजमेंट में भी। ठीक है, तो इनका नाम भी थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं, कैसे हम याद रख सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने हैं सुप्रीम कोर्ट संजीव। इसका देखना पड़ेगा यार, इसका थोड़ा सोचते हैं, उसके बाद मैं आपको डेफिनेटली आपको या तो टेलीग्राम के थ्रू या तो जो यूट्यूब कमेंट है वहाँ पे आपको मैं डेफिनेटली इसका जो भी बनता है वो आपको मैं समझा दूंगा। अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आ रहा है कि एमएस धोनी जी को एज अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो झारखंड का इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो ये तो चीज़ आपको ध्यान में आ जाएगी, तो ईजी सा है। और डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में पता ही होगा, डोनाल्ड ट्रम्प जो है अभी 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बने हैं, और इसमें इसके अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट में जो लड़ रहे थे वो कमला हैरिस जी लड़ रहे थे, और अब ये हार गए हैं। और इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रम्प है इन्होंने रिप्लेस किया जॉय बाइडेन को। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं वीडी आ रहा था मेरे मुंह में, वीडी सा क्या नाम है यार इनका, अजीब से ही नाम लग रहा है, जो भी है। वीडी जो है वो बने हैं 17 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रॉबरी अगेंस्ट
शिप इन एशिया इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर सिंगापुर में। भाई साहब क्या खतरनाक बने हैं। तो ये जो है 7th ED बने, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और इनका नाम तो भाई मैं अभी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, क्या है पता नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये भी अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है। ये फेडरल पुलिस कमिश्नर है फ्रॉम ब्राज़ील, इनको जो है इंटरपोल न्यू सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। अब इंटरपोल क्या रहता है वो समझते हैं। इंटरपोल के अंतर्गत डिफरेंट जो भी पुलिस है, जैसे मान लीजिए इंडिया की पुलिस है, फ्रांस की पुलिस है, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस है, USA की पुलिस है, ये सब पुलिस पुलिस मतलब जितने भी मान लीजिए कि जितने भी पुलिस हैं ये सारे के सारे ये नेशनल पुलिस है, ठीक है। अगर मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे कोई पुलिस होगी तो उसको बोला जाता है इंटरपोल। इंटरपोल मतलब इंटर पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस बोला जाता है, जिसके अंतर्गत ये पर्सन को जो है बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फॉर्मर वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिक्स, जो कि सिद्धू जी है, ठीक है। सिद्धू जी है जिसको रीइलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ मंदोड़ा फॉर द सेकंड टाइम, ठीक है। ये पता नहीं कौन सी कंट्री है, अजीब सी कंट्री है। तो इधर जो है इनको अपॉइंट किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कभी पूछ लिया जाए कि कौन जो है रीइलेक्ट हुआ है प्रेसिडेंट या तो वाइस प्रेसिडेंट, इसमें बहुत कम चांस होते हैं। तभी पूछा जाता है अगर फर्स्ट होता या तो कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट वुमेन होती तब ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरनेशनल थे। और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम बनते हैं, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देनी है, आपको पता भी होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप दिन भर पढ़े जा रहे हो, करंट अफेयर्स पता ही नहीं लग रहा है यार क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ पता लगती है जब आप कभी 3 से 4 साल आपने एग्ज़ाम दे दिए हो, या तो आप रोज़ हर बार एग्ज़ाम दे रहे हो, मेंस में बैठ रहे हो, तब आपको ये चीज़ पता लगती है। और ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है जो कि टीचर आपको समझाते नहीं है। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं लगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो आप सबके सब पढ़ते रहोगे और फिर एग्ज़ाम में जाके फिर आप बोलते हो यार इतना कुछ पढ़ के आया फिर भी एग्ज़ाम में नहीं आया। इसका रीज़न नहीं है कि आपको पता ही लग पाता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। इसको पहले आपको ध्यान देना है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, पता लगना चाहिए आपको। जैसे कि ये है बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर फाइनेंशियली, बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किसको दिया गया है, SBI को दिया गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है भाई ग्लोबल फाइनेंशियल मैगजीन के थ्रू, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसका दिया वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है फिजी का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है दिया गया है जो फिजी के प्रेसिडेंट हैं इनके द्वारा, और ये दिया गया है गुरु श्री श्री रवि शंकर जी को। तो ये जो है फाउंडर ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के फाउंडर है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोई कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पर्सन जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, जिनको जो है फिजी का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये जो है सेकंड इंडियन है जिसको ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है इन 2016, ठीक है। ही रिसीव इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2016। इनको जो है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है 2016 में मिला था, ठीक है। तो ये जो है अब मेरे ख्याल से थर्ड हाईएस्ट हो गया होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, ये हाईएस्ट अवार्ड है ना, ये हाईएस्ट अवार्ड है। इससे पहले जो है सेकंड हाईएस्ट ऑलरेडी 2016 में दिया गया था भाई फिजी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड, और ये यूके के द्वारा दिया जा रहा है। जब लंबी वीडियो बन जाती है तो सांस फूलने लग पड़ती है और गड़बड़ी भी ज़्यादा हो जाती है पढ़ाते समय। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये आ रहा है इंडिया के एक्टर हैं, इनको जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा पढ़ाने लायक है नहीं अवार्ड्स में, तो हम इधर ज़्यादा जाएंगे भी नहीं। हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान देना है। ये 16 QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 का दिया गया है। और इसमें अगर हम बात करें IIT दिल्ली की, तो IIT दिल्ली का ग्लोबल जो रैंक मिलेगा आपको 44 मिलेगा। पहले जो था रैंक ये 46 था, और टॉप जो मारा है वो चाइना की यूनिवर्सिटी ने मारा है। ये आपको ध्यान देना है, ध्यान देना है। और याद रखने के लिए आपको याद तो सब कुछ रखना है, लेकिन ये ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट है। ये 1 2 3 4 ये लेस इंपॉर्टेंट में है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि दिल्ली का रैंक क्या है 44, मुंबई का रैंक क्या है IIT मुंबई का 48, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पहला रैंक जो है चाइना का है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है स्टार रेटिंग अवार्ड सेरेमनी फॉर कोल एंड लिग्मट माइंस। तो ये दिया गया है कुछ 43 जो भी कोल माइंस हैं उनको, कि वो जो है 5 स्टार रेटिंग दी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, और आपको एक एक कोल याद नहीं रखनी है कौन कौन से 43 है, बिकॉज कुछ मतलब नहीं बनता पढ़ के उसको। और अगर इम्पॉर्टेंट की बात करें तो इसमें से एक आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है, ये है NLC इंडिया लिमिटेड माइंस, जिसको जो है 5 स्टार दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल। उसके बाद 11 हुरुन जो कि सबसे ज़्यादा डोनेट करते हैं वो लिस्ट निकाला गया है, जिसमें हुरुन बोलने कितना अजीब लगता है यार। हुरुन जो कि दिया गया है शिव नादर फैमिली को, कि शिव नादर फैमिली ने कुछ
2153 करोड़ रुपए डोनेट किया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, ठीक है। तो ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि ये तीसरा विंड है इनका 5 साल में, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देनी है। उसका जो आपको मिलेगा मुकेश अंबानी की फैमिली मिलेगी, और ये जो है जो भी डिसएडवांस पर्सन है उनको जो है दी जाती है। उसके बाद बजाज फैमिली जो है एजुकेशन में देती है, फिर KM बिरला जो है एजुकेशन में देती है, गौतम अदानी जो है रिमोट एजुकेशन में पैसा देती है। तो ये सारे जो है पैसा देती है, ये चीज़ ध्यान देनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है शिव नादर की फैमिली जो है सबसे ज़्यादा देती है, और किस में देती है, एजुकेशन में देती है, ध्यान देना है। उसके बाद बात करें कि जो जीरोधा के जो CEO हैं ये यंगेस्ट फिलनिस्ट बने हैं जिनका नाम जो है इस लिस्ट में आया है, फिलेंथ्रोपिस्ट बने हैं, ठीक है। उसके बाद रोशनी जी के बारे में पता होगा, तो ये भी बहुत बार नाम में आती रहती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुमेंस में। तो ये भी मोस्ट जूनियरस वुमेन में रखा गया है अंडर दिस लिस्ट। तो ये 2 नाम भी आपको याद रखना है आफ्टर शिव नादर की फैमिली। बाकी भी पढ़ना है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है एक, ये UNIUCN की तरफ से दिया जाता है, जो कि रेड लिस्ट निकालती है। तो इनकी तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। ये है हैरी मेसी मार्शल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप। मेसी आ गया यार। तो ये अवार्ड दिया गया है तालुकदार को। तालुकदार कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आसाम से, ठीक है। ये जो है अरुण नायक जो है इनके CEO हैं, ठीक है। अरुण नायक कंपनी है, उनके CEO हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किया है, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है फुटबॉल की तरफ से आ रहा है कि मेंस बैलमेंडोर, ये जो है फ्रांस में भी अवार्ड दिया जाता है, और ये जो है इस बार 68 अवार्ड था, और इसको एक तरह गोल्डन अवार्ड भी बोला जाता है, गोल्डन बॉल अवार्ड भी बोला जाता है। इसमें जो आपको विनर मिलेंगे वो मिलेंगे रॉड्रिगो हेंड्रेजिस, ठीक है। तो एक लंबे बाल वाला आपको लड़का पता होगा, जिस जो फुटबॉल देखता है उसको पता होगा कि एक लंबे वाला लौंडा है जो कि बहुत अच्छा खेलता है, इसको ये अवार्ड दिया गया, जो कि मैनचेस्टर सिटी और स्पेनिश का जो है मिडफील्डर है, ठीक है। नेक्स्ट 2023 की बात करें तो 2023 में जो है लियोनेल मेसी को ये अवार्ड दिया गया था। तो ये अगर लियोनेल मेसी को मिलता तो ईजी हो जाता हमारे लिए पढ़ने के लिए, बट इस बार लियोनेल मेसी को नहीं मिला ये गोल्डन बॉल अवार्ड, इस बार रॉड्रिगो हेंड्रेस को मिला। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब हमने मैन का तो पढ़ लिया, वुमेन का ही पढ़ लेते हैं। तो मैन के साथ जो है वुमेन को दिया गया है, वो दिया गया है बुनमती, इंडियन नेम लग रहा है, बुनमती कौन का ये जो है बार्सिलोना के टीम से खेलती है, और ये भी स्पेनिश की जो है मिडफील्डर है, ठीक है। तो ये जो है दूसरी बार इन्होंने जीता है, 2023 में भी इन्होंने जीता था, जिसके से आप याद करने में हेल्प हो, इसी की वजह से इन्होंने इस बार भी इन्होंने ही जीता है, ठीक है। तो ये जो बैलमेंडोर अवार्ड है ये फ्रांस फुटबॉल के थ्रू दिया जाता है, और ये 1956 से ही ये अवार्ड दिया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है फुटबॉल में। उसके बाद फुटबॉल की ही बात की गई है तो हम 18 एशिया इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी पढ़ लेते हैं फुटबॉल की तरफ से। तो ये दिया जा रहा है जो साउथ कोरिया के प्लेयर हैं इनको, और ये जो है 4थी बार इनको ये दिया जा रहा है। उसके बाद वुमेन का ही पढ़ लेते हैं, मैन का पढ़ लिया। तो ये जो वुमेन का जो ये दिया जा रहा है ये ऑस्ट्रेलिया के थ्रू आती है, और इनका नाम जो है कारपेंटर है, ठीक है। तो ये कारपेंटर है जिसके से ये इनको अवार्ड दिया गया है, और ये तो आपको याद हो जाएगा यार, कारपेंटर है जो कि एशिया का इंटरनेशनल वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। आप देखो ना फॉरेन के नेम कैसे होता है ना, वाइट होता है किसी का नाम कारपेंटर होता है, किसी का नाम बेंस्टोक होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी फुटबॉल नहीं सॉरी हॉकी की तरफ से हो रहा है, आ रहा है, इसका नाम है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये दिया है हरमनप्रीत सिंह को, ठीक है। तो ये जो है प्रीवियसली जो है इनको ऑलरेडी 2020-21 और 21-22 में ये अवार्ड मिला हुआ था, और अब वापस से इनको अवार्ड मिला है। इसका मेंस हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है हॉकी में वो दिया गया है PR सीरीजेस को। तो ये आपको ध्यान देना है। उसका ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिटीज़, तो ये जो है केरला की जो MNC है उनको दिया गया, जो तिरुवनंतपुरम MNC है उनको दिया गया, ये चीज़ ध्यान देनी है। और ये इंडिया का पहला इंडियन सिटी बना है और जिनको ये अवार्ड दिया गया। तो ये तो और ज़्यादा ध्यान देना है इस अवार्ड को, बिकॉज ये इंडिया का पहला है जो कि सिंगाई का अवार्ड है, मतलब कि चाइना का अवार्ड है, ठीक है। तो चाइना की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आता है कि जो कोरलिन डिक्शनरी है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, तो वैसे कुछ डिफरेंट डिक्शनरीज और भी होती हैं जिसको ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इन्होंने ब्रैड एक नाम सेलेक्ट किया गया है एज अ वर्ल्ड ऑफ द ईयर फॉर 2024,
ईयर ख़त्म नहीं हुआ, इनका वर्ड पहले आ गया। तो 2024 के लिए इन्होंने वर्ड सेलेक्ट किया गया है। और इस वर्ड का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है नॉटी चाइल्ड, जो कि पहले तो नॉटी होता है लेकिन बाद में जो है जब बड़ा हो जाता है तो उस केस में उसमें कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंस और लाइफ को कैसे एंजॉय करना है ये सब आ जाता है धीरे धीरे। तो उस केस में वो तो उस चिल्ड्रन को बुलाते हैं ब्रैड। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है इंडेक्स एंड रिपोर्ट की तरफ से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिपोर्ट नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, उसको वापस रिपीट का मतलब नहीं बनता। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ। तो ये है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 का, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो कि यूएस बेस्ड है इन्होंने रिलीज़ किया है। जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि इंडिया की रैंक जो है 49 है अमंग 142 कंट्रीज़ में, जो कि रूल ऑफ लॉ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, मतलब कितना जस्टिस है हमारे इंडिया में उसको देखने के लिए। तो अगर रूल ऑफ लॉ की बात करें तो ये एक तरह का क्वांटिटेटिव टूल है जो कि मेज़र करता है कि कितना जो है जस्टिस फ्री है किसी कंट्री में। अगर किसी कंट्री में फ्री नहीं है तो उस केस में उसको वीक रूल ऑफ लॉ बोला जाता है और उसको रेटिंग 0 दी जाती है। और अगर स्ट्रॉन्ग हो तो उस केस में 1 दी जाती है। मतलब ये जो है रेटिंग 0 से लेके 1 तक ही दी जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अगर बात करें तो इस इंडेक्स ने रिपोर्ट किया है कि कुछ 7 कंसेक्यूटिव ईयर से जो है ये जो डिक्लाइन ही हो रहा है, जो भी जस्टिस को, जो जुडिशल को, जो भी रूल ऑफ लॉ है उसके ऊपर, ठीक है। तो पहले नंबर पे बात करें तो डेनमार्क आता है, दूसरे नंबर में बात करें तो नॉर्वे आता है, और इंडिया का नंबर आप देखोगे तो 79 आता है, जो कि बहुत ख़राब है इन टर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो हमारे इधर रूल ऑफ लॉ सही नहीं है, ऐसा कुछ कहना है अंडर दिस रिपोर्ट। और पता नहीं यार क्यों लगता है कि जो भी बाहर वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सही से रिपोर्ट देते हैं कि नहीं। बहुत ऐसा आता भी है कि सही रिपोर्ट नहीं देते। बट ठीक है, अभी आपको याद रखना है कि 79 इसकी रेटिंग है। और इंडिया का स्कोर देखें तो आपको मिलेगा 0.5 रेटिंग मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेनेजुएला जो है सबसे लास्ट है, 142 नंबर पे आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिपोर्ट नहीं पढ़ाऊंगा, तो हम रिपोर्ट स्किप करते हैं। रिपोर्ट के बाद हम चलते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा है भी नहीं, उसमें सीधे आपको पढ़ना ही है। मीटिंग के बारे में बात करें तो 27th कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हो रही थी। और इसकी ये थीम देखें तो आपको मिलेगा वन साइलेंट कॉमन फीचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन वेल्थ। तो ये इसकी थीम है। और इस बार ये 75 एनिवर्सरी थी कॉमनवेल्थ की, जिसके से एंड पॉइंट बन जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है। और इंडिया की तरफ से जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो किरण रिजिजू है उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो 17 अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो जो है गुजरात में हो रहा था, जिसमें गुजरात के जो सीएम है इन्होंने इनोग्रेट किया था। इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम के लिए आपको ध्यान देनी है। स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। तो ये जो है अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। और अगर बात करें तो बेस्ट ट्रांसपोर्ट बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है भुवनेश्वर उड़ीसा को दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2024। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस ने पार्टनर किया था यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ। तो दोनों ने मिलकर जो है जो भी ये इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज कराया है। और इसकी थीम जो है वो आपको ध्यान देनी है कि एनहेंसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये इसकी थीम है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बाकी आप इंडिया की तरफ से देख सकते हो, इंडिया की तरफ से जो है एन राय जी जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे इस इवेंट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है वापस से मीटिंग है। तो ये 16, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंबोलिया में ये मीटिंग हो रही थी। तो इसकी थीम आपको याद रखनी है, क्योंकि इसकी थीम छोटी है और एग्जाम में जब भी थीम छोटी होती है तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और आपको कॉप के बारे में पता है कॉप कितना बड़ा इवेंट है। तो एशिया पीस विद नेचर जो है इसकी थीम है। और ये इंडिया का नहीं, पहला बायोडाइवर्सिटी कॉप्स ऑफ पेरिस का कॉन्फ्रेंस हो रहा था। कॉप्स ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का इवेंट हो रहा था। सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ गला सूख गया, उसके से थोड़ा ख़राब हो रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, जो कि सऊदी अरेबिया में हो रहा था। और इसकी थीम देखें तो आपको मिलेगा कि इन्फिनिटी हॉरिजन इन्वेस्टिंग टुडे
शेपिंग टुमारो। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सारे के सारे थीम्स ही याद करनी है, इसमें पढ़ाने लायक कुछ है नहीं इतना। नेक्स्ट हम सीधे डिफेंस में बढ़ते हैं, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम ऑल्सो। तो पहले तो पानी पी लूँ, 2 मिनट देना यार। चलो, 15 एक्सरसाइज ऑफ विजरा पहाड़ जो हो रहा था ये 2024 का 15 था। जैसे कि पहाड़ से पता लग रहा है कि ये एक तरह का माउंटेन एक्सरसाइज है, ठीक है। और माउंटेन एक्सरसाइज किस किस के बीच में, इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में। और ये जो है अभी जो है यूएसए में हो रहा था। ये जैसे 15 एक्सरसाइज यूएसए में हो रहा था, लेकिन 14 एक्सरसाइज जो है उन्नई जो मेघालय में वहाँ पे हो रहा था, 2023 में हो गया था, ठीक है। और अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी में जो पैरासूट रेजिमेंट है ये जो है रिप्रेजेंट कर रही है इस एक्सरसाइज को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है गरुड़ शक्ति, 9th गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। तो ये जो है इंडियन आर्मी जो है इंडोनेशिया आर्मी के साथ जो है ये पार्टिसिपेट कर रही है, और ये जो है इवेंट इंडोनेशिया में होने जा रहा है। और इंडियन आर्मी की बात करें तो इसमें भी जो है पैरासूट रेजिमेंट ही जो है भाग लेने जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको सीधे यहाँ से पैरासूट रेजिमेंट याद रखना है कि पैरासूट रेजिमेंट जो है भाग ले रहा है ये 2 इवेंट में। और आपको अगर जो ये कहाँ पे हो रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये इंडिया में नहीं हो रहा, तो ये लेसन इंपॉर्टेंट में बन जाता है। बट आपको याद रखना, बट लेसन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं जैसे ये वाले इवेंट्स, जहाँ पे हरियाणा में ये इवेंट हो रहा है, जो कि वियतनाम और इंडिया के जो आर्मी है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट में, जिसको बोला जा रहा है 5th विन बैक्स। जैसे नाम से लग रहा है कि विन मतलब वियतनाम और इन मतलब इंडिया, और बैक्स मतलब कि जो इंडियन आर्मी है ये जो है पार्टिसिपेट करने जा रही है हरियाणा में। और इसमें जो है इंडिया के जो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर है ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। एक ट्रायल हो रहा था फर्स्ट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो इस क्रूज मिसाइल की जो है कुछ 1000 किलोमीटर की रेंज है, और इसको जो है टेस्ट किया गया बाय डीआरडीओ। और इसको जो है डेवलप किया गया बाय डीआरडीओ का ही एक लैब जिसका नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो इन्होंने जो है इसको डेवलप किया गया है, और ये एक तरह का लॉन्चर है, ये एक तरह का मिसाइल है जिसको मोबाइल लॉन्चर के थ्रू भी जो है लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। इसका जो है टेस्ट अभी उड़ीसा में हो रहा था, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा में। और आपको दूसरा टेस्ट रेंज के बारे में बताना है कि दूसरा टेस्ट रेंज आंध्र प्रदेश में कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है साइंस एंड टेक की तरफ से कि नासा ने अनरिवल किया है प्रोटोटाइप फॉर 6 टेलीस्कोप, जिसको बोला जाता है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट यूनिट टेलीस्कोप भी, जिसका काम रहेगा कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल वेव है उसको स्टडी करने का। और ये जो है अर्थ का जो है आउटर स्पेस है वहाँ पे किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा कि इसमें जैसे कि आप देख सकते हो ये एक सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट है। तो ये 3 सैटेलाइट होंगे और बीच में जो है अर्थ रहेगा। और उसके बाद जो है जो भी ग्रेविटेशनल वेव्स कितना है उसको जो है देखा जाएगा यूजिंग दिस 6 टेलीस्कोप सैटेलाइट, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रोटोटाइप है और इसको फाइनलाइज होने में टाइम लगेगा। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ये पहला स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल डिटेक्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने लॉन्च किया, ये नासा ने अनरिवील किया गया है। तो ये जो भी मिशन है इसका नाम रखा है लीसा मिशन। और लीसा का मतलब हो गया लेजर इंफ्रोमेट्री स्पेस एंटीना, ठीक है। तो इसके अंदर का जैसे हमको बताया कि ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में ये रहने वाला है, और ये जो है नापने का काम करेगा जो भी ग्रेविटेशनल वेव्स है उसको। उसका साइंटिस्ट ने जो है अर्थ का 6th ओशन अनरिवील कर दिया है, जो कि कुछ 700 किलोमीटर है बिलो द सरफेस। जैसे कि देख सकते हो ना आप इमेज में, यहाँ पे कहीं पे ओशन फाइंड किया गया है। और ये ओशन जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये जो है मेल्टन फॉर्म में, मतलब प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में नहीं, थोड़ा सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और ये कुछ 700 किलोमीटर अंदर जो है अर्थ के फाइंड किए गए हैं, ठीक है। तो ये सबको ध्यान देनी है। तो ये 6th है, ये भी आपको बताना चाहिए। उसका स्पोर्ट्स के न्यूज़ के ऊपर बढ़े तो 7th एडिशन ऑफ अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 का टूर्नामेंट हो रहा था, जिसके विनर जो है हरियाणा से आते हैं, जिनका नाम है चिराग चिकारा जो है रेसलिंग कैटेगरी के पर्सन हैं। और इनकी अगर कैटेगरी देखिए तो आपको मिलेगा कि 57 फ्री स्टाइल इनकी कैटेगरी। कभी आपको सीधे पूछ लिया जाता है कि
चिराग चिकारा जी जो कि हरियाणा से आते हैं, इन्होंने 7th एडिशन ऑफ अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का जीता है। और कौन सी कैटेगरी में इन्होंने ये जो है जीता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 57 केजी कैटेगरी में इन्होंने ये जीता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि कौन से कैटेगरी में जीता है, बिकॉज यहाँ से आपको सीधा क्वेश्चन रेसलिंग में आपको मोस्टली यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने जो हराया है कागिस्तान के एक पर्सन है उनको, और ये सिर्फ 18 साल की है, जिसकी वजह से ये सेकेंड इंडियन मैन और ओवरऑल थर्ड ओवरऑल मेंबर पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर-23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है, तो आपको ये पर्सन का नाम याद होगा, अमन शेखावत, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था। तो ये पहले पर्सन है 2022 में इन्होंने ये जो इवेंट है यहाँ पे गोल्ड जीता था। इसके बाद ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स जो है 2024 का हो रहा था, जिसमें जो रेडबुल चलाते हैं मैक्स वर्स्टेपेन, इन्होंने ये जीता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के न्यूज़ में चलते हैं, तो जापान में एक पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो रहा था, जिसमें देख सकते हो डिफरेंट कैटेगरी में जो डिफरेंट पर्सन जीते। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान देना है, सुकेत कदम जी, तो सुकेत कदम जी आपको ध्यान देना, बाकी अब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी तो बुक के न्यूज़ है, तो बुक के न्यूज़ तो आप ऐसे भी यहाँ से पढ़ सकते हो, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। तो इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस केएस पुट्टास्वामी जी जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट के जो जज हैं, तो इन्होंने ये अभी भी इनका देहांत हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बिकॉज ये पर्सन ही हैं जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी हमारे फंडामेंटल राइट में जो है लाया गया था। ठीक है, तो अगर इनके बारे में पढ़े तो ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। और बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि इनका जो है करियर जो है 1952 में स्टार्ट हुआ था, फिर पहले वाइस चेयरपर्सन थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल बेंगलोर के। तो ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हो, लेकिन इससे जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो पढ़ाता हूँ। इससे इंपॉर्टेंट ये है कि राइट टू प्राइवेसी जो है 2012 में जो पुट्टास्वामी जी हैं ये गए थे सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद इन्होंने बोला 2015 में आते आते कि जो प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट के अंतर्गत रखना चाहिए। और एक लैंडमार्क जो है डिसीजन लिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन 24 अगस्त 2017 में, जिसमें अंतर्गत कुछ 9 बैच लंबा 9 जज बैच जो है लंबा बैच बैठा था। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, ये हो जाता है जब आप लंबी वीडियोस बनाते हो ना, थकान हो जाती है, और जब थकान हो जाती है तो फिर सही से निकलता नहीं है कि क्या समझाना चाह रहे हो। वैसे लास्ट न्यूज़ है, हम इसको अच्छे समझाता हूँ। इसमें आ रहा है कि 9th जज बैच था, जो उसमें सुप्रीम कोर्ट का बैच था, जिसमें बोला गया था कि जो आधार है वो आधार को अपहील किया गया था, और जो भी प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट के अंतर्गत रखा गया था। और फंडामेंटल राइट में भी किसमें, जो आर्टिकल 21 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पढ़ लिया कि पुट्टास्वामी जी का जो है देहांत हो गया, इसके साथ आपको ये भी पढ़ना चाहिए कि पुट्टास्वामी जी ने राइट टू प्राइवेसी लाया था। तो राइट टू प्राइवेसी कब जो है बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, वो बोला गया था 24 अगस्त 2017 में। और राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो फंडामेंटल राइट कि कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, वो आता है आर्टिकल 21 के अंदर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा जो भी वीकली करंट अफेयर्स था, 1 घंटे के अंदर ही पूरा। 1 घंटा तो नहीं, 1 घंटा 13-14 मिनट हो गए हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसे कंटेंट देखने रहने सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस वाले लिंक में जाकर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और ये मेरा मोटिव यही है, और मेरा और बैंकिंग साथी टीम का मोटिव यही है कि आपको शॉर्ट में और क्रिस्प में जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाए, जिसके से आपको अभी और इवन जब एग्ज़ाम सामने हो तो आपको रिविजन करने में हेल्प हो। बिकॉज रिविज़न ही है जो कि आपको एग्ज़ाम में क्लियर करा सकता है। आप ऐसा नहीं है कि आप 300 पेज 400 पेज का मंथली करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे हो और एग्जाम में आप स्कोर नहीं कर पा रहे, तो कोई मतलब नहीं बनता। आपको कंटेंट उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम रिलेवेंट है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, तो मेरा और बैंक साथी का यही मोटिव कि आपको जो है एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट दिया जाए। सो वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना। अभी के लिए इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।